हाँ तो बच्चों ये जो है हमारा एक्सरसाइज जो 6.3 है उसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यार बार बार हमारा वीडियो रिकॉर्ड होते होते कट जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। तो यार अब समस्या है, तो एक्सरसाइज हमारी 6.3 है। देखो इतना समझा दिया था पिछले वीडियो में, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, समस्या है। देखो ये समझो, हमें ये एक फिगर दिया हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें एक चित्र दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। और बोल दिया है उसने ODC समरूप टू OBA। ODC जो है, ये जो ट्रायंगल है ये इसके क्या है, समरूप है। अब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के समरूप कब होता है, तब होता है जब उसकी भुजाएं जो है वो समानुपाती हों, समानुपातिक हों, और एंगल क्या होते हैं, सारे एंगल उसके इक्वल हो, ठीक है, ऐसा होता है। तो उसमें हमें BOC दिया हुआ है, एंगल ऑफ BOC इक्वल दिया हुआ है 125 डिग्री, एंड एंगल ऑफ CDO दिया हुआ है, CDO ये दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है। हमें चाहिए DOC। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि देखो दो एंगल दिए हुए हैं, DOC एंड DCO, ठीक है। ये दिया है DOC एंड DCO। अब इनमें डिफरेंस क्या है, तुम लोग सोच रहे होगे यार कि D भी है सर इसमें O भी है, सर इसमें C भी है, उस पर भी D भी है, O भी C भी है, दोनों में सेम है। दिस इज नॉट सेम मैटर, ओके। देखो पहले मैं गया D पे, D पॉइंट इज देयर, D से मैं गया O पे, O पॉइंट इज देयर, O से गया पे C पे, तो एंगल बना ये क्या हो गया हमारा, DOC हो गया, ठीक है। फिर यदि दूसरा एंगल है वो क्या है, DCO। मान लो हमारा D है, फिर गया मैं C पे, फिर गया मैं O पे, तो एंगल ये देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, DCO। इधर से मैं DOC है वो एंगल ये है, और जो DCO है वो एंगल ये वाला है, ठीक है। तो भाई दिस इज़ नॉट, मतलब एंगल लिखना सीखो, जो बीच वाला होता है मेन पॉइंट वो मेन माना जाता है, और जो ये होते हैं जो बताते हैं कि भुजाएं कौन कौन सी कहाँ से स्टार्ट होकर के कहाँ पर एंड हो रही है, ठीक है। तो मुझे निकालना है DOC, कौन सा, DOC, मुझे ये एंगल फाइंड करना है। अब यदि तुम लोग गौर से देखो, ये एक रेखा है, कौन सी, DB, कौन सी, DB। अब रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 अंश का होता है। यहाँ पर लिख लो कि रेखा पर बना जो कोण है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, रेडियन का नहीं होता। देखो ट्रायंगल को मापने की दो विधियाँ होती हैं, एक होता है रेडियन, एक होता है पाई। तो यदि मैं मानूँ कि 180 जो रेडियन होता है ना हमारा, वो इक्वल होता है पाई मतलब 180 जो हमारा डिग्री होता है, अभी आगे बताऊंगा, ये 11th का टॉपिक है, ये है पाई रेडियन के इक्वल होता है। यानी कि रेडियन अलग माप होती है, और जैसे मीटर, जैसे लंबाई की माप होती है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ऐसा होता है ना, वैसे एंगल के भी दो माप होते हैं। एक होते हैं डिग्री में मापते हैं एंगल को, कोण कितना हो गया, इतने डिग्री हो गया। एक होता है रेडियन में मापते हैं, इतने रेडियन हो गया, इतने रेडियन। तो रेडियन मतलब ये तुम जरा याद रखो कि 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन, बस, बाकी ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो किसी रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अब इधर पे हमारा पॉइंट क्या है, C है, ये 125 डिग्री है, और पूरा ये अगर मुझे चाहिए एंगल DOC चाहिए, ठीक है, तो पूरा कितना होता है 180, ये कितना है माइनस का 125, तो मुझे जो DOC है वो कितना मिल जाएगा हमें, 55, ओके, 55 डिग्री कितना मिल गया मुझे, ये 55 डिग्री, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 55 डिग्री, ठीक है। अब मुझे पूछ रहा है DCO, ये वाला बताओ। अब यदि तुमको क्लियर हो, ये जो इस टाइप से कुछ है, ठीक है, DC एंड O, ये दिया है हमें कितना, 55 डिग्री, ये है 55 डिग्री, ये दिया है हमें 70 डिग्री। अब मुझे ये चाहिए। अब मैं जानता हूँ कि किसी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों जो कोणों का जो योग है, योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, होता है कि नहीं, 180 डिग्री जो है कि होता है। अब पूरे तीनों का योग कितना है, 180 है, यानी कि 70 प्लस 55 प्लस एंगल DCO इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब मुझे चाहिए DCO, तो जो एंगल मैं निकालूंगा DCO बराबर हो जाएगा मेरा 180 माइनस कितना, 7 5 12 5, 125 डिग्री, तो ये बचेगा मेरा 55 डिग्री। कितना बचेगा, 55 डिग्री। DCO जो बचेगा कितना मिलेगा मुझे, 55, यानी कि ये भी मुझे मिल गया, कितना मिल गया, 55 डिग्री, ओके। DOC निकाल लिया और DCO निकाल लिया। अब एक और एंगल पूछ रहा है, OAB निकालो, एंगल ऑफ OAB, कौन सा, OAB, ये वाला निकालो। तो तुम्हें ये पता है
कि जो देखो एक चीज़ होती है एकांतर कोण, ये होता है ना इस तरह का, ये हमारा डी है, ये सी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये कितना है 55, दिस इज पॉइंट ओ है, ये क्या है ओ है, ये क्या है 55, ये कितना हमारा 55 है, तो ये वाला कितना होगा 55, तो ये भी कितना होगा 55 बाई एकांतर कोण, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि एंगल ऑफ डी सी ओ इक्वल टू एंगल ऑफ ओ ए बी इक्वल टू 55 डिग्री बाई एकांतर कोण, किसके द्वारा, एकांतर कोण से, ठीक है। एकांतर कोण के द्वारा दोनों 55 डिग्री हैं, बस हमें यही तो फाइंड करना था। और देखो इस पर मैंने समरूपता का यूज नहीं किया है, अदरवाइज मैं समरूपता का यूज करके भी ये एंगल इसके एंगल के बराबर कर सकता था, क्योंकि समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये जो है इसके मतलब मैं उसको बराबर कर सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं किया। ये मेथड भी है, उस तरह भी कर सकते थे, ठीक है। इसे फटाफट नोट करो। अगर किसी क्वेश्चन को करने के दो ऑप्शंस है तुम्हारे पास, दो टाइप तुम जानते हो, तो तुम्हें वो टाइप करना चाहिए जिस पे तुम बेटर कर सको, अच्छा से अच्छा कर सको, बेस्ट कर सको, ठीक है। तो उस पर तुम्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि किसी उलझे हुए पथ पर कि तुम भटकते रहो, मतलब तुम्हारा आंसर भी ना आए उस पर, किस पे, बोर्ड एग्ज़ाम पे, फिर बाद में बोलो सर आता तो था लेकिन हो नहीं पाया, फिर दिक्कत हो जाएगी। हो गया ये, चलो कोई बात, आगे बढ़ते। अरे यार तुम लोग पढ़ते रहो, हम पढ़ाते रहें, कोई दिक्कत है क्या। और देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा ये 3rd क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि ABCD एक समलंब है, इसका चित्र दिया नहीं, हमें बनाना है। समलंब मैंने बताया था क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकलता है, वो सब मैं बता चुका हूँ एक लेक्चर पे, ठीक है। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो है ना कि वीडियो जो है आप बीच से देखते हो अगर, तो थोड़ी समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। मैं मानता हूँ कुछ प्रतिशत तुम्हें समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन यदि तुम वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हो, कैसे स्टार्टिंग से, अगर तुमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर के कोई भी चैप्टर हो, सारी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तुम वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अगर तुम कोई भी चैप्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें कोई भी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। देखो एक समलंब है ABCD, इसको मानता हूँ ABCD, इसका हमें फिगर जो है दिया नहीं हुआ, लेकिन हमें उसमें बोल रहा है। इस पर क्या है कि AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। तो इस पर कुछ हमें गिवन है, क्या है, ABCD क्या है, समलंब है, समलंब है। एंड एक और बात है, ये क्या है कि AB इज पैरेलल टू CD है। फिर क्या बोल रहा है, इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण इन्हें बोलते हैं डायगोनल, ये बोलते हैं विकर्ण। ये जो विकर्ण है एक दूसरे को परस्पर ऊपर काट दे रहे हैं, किस पर, ऊपर। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव यानी कि हमें सिद्ध करना है, मुझे आप लोगों को जिसको भी है, ये हमें सिद्ध करना है कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब इसको तो मैं पुराने मेथड से भी कर सकता हूँ, कैसे, एक समलंब है, कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इस पर। एक क्वेश्चन करने के कई तरीके होते हैं। देखो मैंने एक कंस्ट्रक्शन इस प्रकार किया कि मैंने एक पॉइंट मान लिया P, क्या माना मैंने, पॉइंट P से O को इस प्रकार मिलाया कि, इस प्रकार मैंने मिला दिया, यानी कि ज्वाइंट कर दिया कि जो है कि PO हमारा पैरेलल हो हमारा किसके, DC, इसके AB के, ठीक है, हमारा यानी कि जो उसके समांतर हो, ठीक है। तो जब मैं प्रूफ की तरफ चलता हूँ, उत्पत्ति की तरफ, तो वो क्या बोलती है कि अगर मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, कौन सा, मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ट्रायंगल लूँगा ABD में, ठीक है। क्या है कि हमारा जो PO है वो पैरेलल है हमारा AB के। अब थ्योरम हमारी कहती है कौन सी, 6.1 कहती है, अगर दो भुजाएं पैरेलल हैं ऐसी ऐसी, तो उनकी जो भुजाओं का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, यानी कि जो AP है, AP अपॉन PD इक्वल होगा OB अपॉन OD, ऐसा होता है, ठीक है।
तो उसको मान लो तो मैं इक्वेशन नंबर 1 मान सकता हूँ, ठीक है। और सेकेंड टाइम से मैं इसको अगर देखो मैंने माना पी ओ इज़ पैरेलल टू ए बी एंड ई बी इज़ पैरेलल टू किसके, डी सी है, तब हमारा क्या होगा कि पी ओ भी पैरेलल होगा हमारा डी सी के, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि जो ट्रायंगल ले लेता हूँ, कौन सा, ई ओ, नहीं मैं लेता हूँ ए डी सी, कौन सा लेता हूँ, ए डी सी। इस पर जो है हमारी पी ओ जो पैरेलल है किसके, डी सी के, ओके है कि नहीं है। इसको फिर मैं इसका रेशियो अपन इसका रेशियो ले सकता हूँ। इसको ले सकता हूँ मैं ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू ए, नहीं इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 1 और 2 है। अब 1 और 2 से हम तुलना करने पर यदि पाते हैं ना कि ये जो है, ये जो इनके राइट हैंड है वो इक्वल है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। ओ बी इक्वल होगा ओ डी, इक्वल होगा ओ ए इक्वल ओ सी। बस यही हमें प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था भाई। कंफ्यूज हो रहे हो, अरे यार, ओ ए इक्वल ओ सी, ओ बी इक्वल ओ डी, ये करना था। ये समझ में आया, आया ना, कोई बात नहीं, ये सब होने वाली बातें हैं, होता रहता है, समझ में हेरा फेरी होती रहती है। ज़रा पिक्चर क्वालिटी एक बार चेक कर लेते हैं कैसी आ रही है हमारी। तो जो पिक्चर क्वालिटी है एकदम बेहतरीन आ रही है। और ये बार बार क्यों चेक करता हूँ, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ इसका रीज़न। हालांकि ये सब छोड़ते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। वो क्या है कि हमें एक आकृति दी हुई है, कौन सी, ये समझना जरा गौर से। ये दी हुई है मुझे आकृति, ठीक है, और ये कुछ ऐसे करके ज्वाइंट है, ठीक है। ये दिया हुआ मुझे P, ये दिया हुआ Q, ये दिया हुआ R, ठीक है। और ये माना गया है T, ये माना गया है S, और इसको जो है कि इससे इस प्रकार ज्वाइंट किया गया है, ठीक है। और इसको माना गया एंगल 1, इसको माना गया एंगल 2, ठीक। और कुछ दिया गया है, ये दिया गया है कि जो क्यू आर है और क्यू एस का रेशियो जो है वो इक्वल है हमारा क्यू टी अपॉन पी आर के रेशियो की, ठीक है। एंड एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2 के। हमें कुछ सिद्ध भी करना है, कुछ क्या है कि सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है, उसमें लिखा हुआ है, ये लिखा है ट्रायंगल पी क्यू एस इज समरूप टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ओके। ये क्या हमें सिद्ध करना है। अब एक थ्योरम जो थी अभिग्रहित टाइप में मैंने लिखवाई थी किस लेक्चर पे, इसी पे शायद, इसी पे नहीं, इसी चैप्टर पे लिखवाई है मैंने। ये लिखवाई थी कि बराबर त्रिभुज, मतलब बराबर, हाँ लिखवाई है भाई, मैंने ये लिखवाई थी कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं जो है हमारी इक्वल होती हैं। ये बात मतलब हमें पता थी। ये थोड़ी एक चीज़ है, तुम थोड़ी अपने उस पर रखो नॉलेज पे, वे उपपत्ति की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि हमें दिया हुआ है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिया कि नहीं दिया। तो यदि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है और ये हमें बताया गया है कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो जो एंगल 1 के सामने की भुजा कौन सी है हमारी, पी आर, ठीक है। अब ये जो है इसको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारा मतलब ट्रायंगल है, आ सकती है लेकिन ये नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इस और इस एंगल की बात हो रही है, तो पूरा ट्रायंगल जो है हमारा पी आर क्यू बनेगा, पी क्यू आर बनेगा, ठीक है। यदि हम देखें तो ट्रायंगल किस पे, पी क्यू आर की बात हो रही है, ठीक है कि नहीं। तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जब कोण 1 है, इसके बराबर की इसके सामने की भुजा क्या है, भुजा पी आर, कौन सी है, पी आर।
ये बराबर होगी किसके, एंगल 2 के सामने की भुजा के। एंगल 2 के सामने की भुजा क्या है, ये है पी क्यू। यानी कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, किसके है, पी आर हो गया हमारा पी क्यू के इक्वल। और क्या करते हैं, ये जो हमें दिया हुआ क्या दिया है, ये दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। तो ज़रा ये देखते हैं कि मैं प्रूफ क्या करना है। मैं प्रूफ करना है ट्रायंगल पी क्यू एस एंड मैं लेता हूँ ट्रायंगल टी क्यू आर में, किस पे, आप समझो पी क्यू एस क्या है हमारा, पी क्यू एस ये छोटा ट्रायंगल है और जो टी क्यू आर है वो बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है। इस प्रकार से कि ये जो छोटा वाला है और वो क्या है कि एक बड़ा वाला है, ऐसे कुछ दिया हुआ है। जैसे इसको माने हम पी, इसको माना हूँ क्यू, इसको मानता हूँ एस, और ये है टी, ये है क्यू, ये है आर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जो है कि इसका जो एंगल 1 है, नहीं, इसकी जो पी क्यू भुजा है वो हमारी पी आर जो भुजा है वो पी क्यू के बराबर है। समझो जरा, पी आर बराबर है हमारा, नहीं इसको छोड़ो। देखो यदि ऐसा है तो मुझे मतलब अगर मुझे इसे सर्वांगसम मतलब समरूप सिद्ध करना है तो मैं क्या करूँगा कि मुझे चाहिए क्यू आर, ये कहाँ गया, क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी क्यू चाहिए मुझे। तो पी क्यू बराबर है हमारा पी आर के, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे पी आर की जगह पी क्यू। अब तुम ये देखो, ये जो भुजाएं अनुपातिक हैं ये कौन से ट्रायंगलों की है, क्यू आर यानी कि बड़े ट्रायंगल की, अपॉन क्यू एस यानी कि छोटे ट्रायंगल की, फिर क्यू टी इक्वल टू यानी कि लार्ज ट्रायंगल, और जो क्यू पी है वो स्मॉल ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया। तो यदि और हमारे जो एंगल हैं, अदर जो एंगल हैं, एक एंगल भी बराबर है और भुजाएं अनुपातिक हैं। देखो एक हमारा एंगल भी बराबर है और भुजाएं भी अनुपातिक हैं। तो हमने थ्योरम नंबर 6.5 पढ़ी थी कि अगर किसी दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कोण और दूसरे के एक कोण के बराबर हो और उनकी भुजाएं जो है वो हो समानुपाती हों तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। तो खेल इतना सा था कि उसने लिख दिया था पी आर। अब यदि टी क्यू अपॉन पी आर हो जाता तो हमें पी आर की नहीं ये था ना, हाँ टी क्यू अपॉन पी आर, ये जो बड़ी बड़ी साइड थी तो मुझे टी क्यू अपॉन पी क्यू चाहिए था। तो हमारा जो पी आर इक्वल टू पी क्यू हमने प्रूफ किया इसके माध्यम से, ठीक है। तो मैंने पी आर की जगह पर पी क्यू लिखा तो ये प्रूफ हो गया और एंगल हमारे बराबर है ही। तब मैं लिख सकता हूँ कि अतः ट्रायंगल कौन कौन से, पी क्यू एस इज सर्वांगसम टू समरूप टू ट्रायंगल टी क्यू आर, और इस पर मैं लगाऊंगा एस ए एस समरूपता, साइड एंगल साइड, एक साइड फिर एंगल फिर साइड, नहीं भुजा कौन भुजा होती ना, शायद यही होती समरूपता, पता नहीं कौन सी है। इसे रुको एक मिनट देखता हूँ कौन सी समरूपता है ये, हाँ ऐसे ऐसी है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आई बात समझ में, तो फटाफट नोट करो इसे क्योंकि अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। हो गया, ओके। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखते हैं कि किसी ट्रायंगल पी क्यू आर, इस पर चित्र नहीं दिया हुआ है, हमें मान लेना है कि कोई ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर, कौन सा, पी क्यू और आर दिया हमें कोई ट्रायंगल, ठीक है। तो जिसकी भुजा पी आर और क्यू आर, एक भुजा पी आर है एक भुजा क्या है क्यू आर है, ये मैंने ये नहीं पी आर और क्यू आर, एक भुजा पी आर और क्यू आर पर क्या है कि एस और टी, इस पर एक पॉइंट हमारा एस है, इस पर एक पॉइंट क्या है टी है। तो एस और टी जो है इस प्रकार प्रेजेंट है कि एंगल पी जो है, एंगल पी इज इक्वल टू है एंगल आर टी एस के। समझो मैं इसको मिलाता हूँ तो एंगल जो पी है वो बराबर है आर टी एस के, इसके इक्वल हो रहा है। ऐसे ना पी क्यू नहीं है, ये साइड नहीं है,
ये बोल रहा था, एक मिनट थोड़ी लिखने में वो हो गया। ये बोल रहा था कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं पी आर और क्यू आर। तो पी आर एक भुजा ये है और क्यू आर एक भुजा ये है, ठीक है। तो इस पर हमारा क्या है कि इस पर प्रेजेंट है हमारा एस, इस पर प्रेजेंट है हमारा टी। तो इसको मैं ऐसे मिलाऊंगा, ठीक है। मतलब जैसे बोला वैसे करना है। तो इसका जो एंगल है आर टी एस वो हमारा पी के इक्वल है। ओके, ये क्या हमें गिवन है। अब मुझे जो प्रूफ करना है वो क्या है, टू प्रूफ, जो मुझे सिद्ध करना है वो क्या कह रहा है। वो जो चीज़ है वो है कि ट्रायंगल आर पी क्यू इज सर्वांगसम टू ट्रायंगल आर टी एस। अब तुम ये देखो कि तुम्हारा आर पी क्यू कहाँ है और आर टी एस कहाँ है। आर पी क्यू यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल, छोटा है आर टी एस, बस ये सिद्ध करना है। अब देखो हमें जो एंगल P है वो इक्वल है आर टी एस के, यानी कि इसका ये वाला एंगल इसके ये वाला एंगल के बराबर है। और R जो है देखो पी आर क्यू एंड आर टी एस, आर जो है एंगल ना, जो एंगल है यानी कि R को माने तो मान लो पी आर क्यू वो बराबर है एंगल एस आर टी के, ये बराबर है। यानी कि पी आर क्यू जो एंगल है बड़े वाले का जो है ये एंगल है ऐसे करके ये वाला, और वो छोटे वाले का जो एंगल है एस आर टी, यानी कि आर दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों ये क्या है इक्वल होगा। और जब दो ट्रायंगल यानी कि दो ट्रायंगलों के अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ पर तुम लिख लेना कि ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस में ऐसे लिखा जाता है। फिर उसके अंदर घुसते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं। तब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल आर पी क्यू इज समरूप टू ट्रायंगल आर टी एस, किसके द्वारा, बाई ए समरूपता। कौन सी, ए को बोलता हूँ मैं, या फिर हम लोग बोलते हैं एंगल समरूपता, कोण समरूपता। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन एकदम क्लियर समझ में आया होगा। थोड़ी सा डिफरेंट लग सकता है ये, हालांकि डिफरेंट लगना नहीं चाहिए, क्योंकि क्योंकि जो ये ट्रायंगल है उस पर स्पष्ट दिया है। देखो वो बोल रहा है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, उसकी बजाय पी आर और क्यू आर। तो फटाफट देखो कि पी आर भुजा कौन सी है और क्यू आर भुजा कौन सी है, ठीक है। तो पी आर भुजा पर कौन सा पॉइंट है एस है, और क्यू आर पर कौन सा पॉइंट है टी है, ठीक है। तो उन दोनों को मिलाओ। फिर बोल रहा है कि एंगल जो हमारा आर टी एस है वो एंगल पी के इक्वल है, ठीक है। तो वो एक एंगल तो हमें इक्वल दिया हुआ है, और आर जो है एंगल ये जो है पी आर क्यू एंड एस आर टी दोनों में इक्वल है। तो बस तुम्हें दो पॉइंट मिल गए एंगल, तो एंगल समरूपता से सिद्ध कर दो इसे। एक मिनट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे वो हो गया ये। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है अपना, वो क्या बोल रहा है। इस पे हमें देखो आकृति दी हुई है, फटाफट जिस पे दी हुई है उस पे बना देते हैं, जिस पे नहीं दी हुई है उस पे सोच के बना देते हैं। बनाएंगे तो ही, ये दिया हुआ ए, ये है बी, ये है सी, और ये दिया हुआ डी, ये दिया हुआ ई, ठीक है। इसको इससे मिला दिया गया है, इसको इससे मिला दिया गया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एकदम ठंडे दिमाग से समझो, धीरे धीरे, ठीक है। और तुम्हारा क्या हाल है यार, आजकल बहुत कम पढ़ाई कर रहे हो, कोई दिक्कत है क्या। दिक्कत सब छोड़ो साइड पे और एकदम पढ़ाई पे लग जाओ। हाँ तुम्ही से कह रहा हूँ, तुम्ही से। तो ये देखो इस पे हमें कुछ दिया हुआ है, क्या दिया है, दिया है मुझे कि एंगल ए बी ई जो है वो सर्वांगसम है ट्रायंगल ए सी डी के। मुझे सिद्ध क्या करना है, जो मुझे सिद्ध करना है वो ये है कि एंगल ए डी ई सर्वांगसम वो समरूप एंगल ए बी सी, ये मुझे सिद्ध करना है। चलता हूँ सीधे उत्पत्ति की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ए बी ई
अगर तुम लोग कहो तो मैं इसे थोड़ी खोल दूँ, ऐसे देखो ये लिखा हुआ ए बी एंड ई, ये वाला पार्ट जो है इधर से लगा करके ये वाला और ये वाला जो पार्ट है वो मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक, ए बी ई। और फिर क्या बोल रहा है ए बी ए सी डी और भाई ये वाला पार्ट, यदि इसको कहो तो मैं इसको भी खोल के ला सकता हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए डी एंड सी। अब जब दोनों को हम अतिव्यापित करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अतिव्यापन को इंग्लिश में ओवरलैपिंग, जब दोनों को ओवरलैप करते हैं कि एक दूसरे पे दोनों को मिक्स कर देते तो ऐसा फिगर बन जाता है, ठीक है, ऐसा फिगर क्रिएट होता है। अब यदि तुम सोचो ये दोनों सर्वांगसम हैं, यानी कि इनके सभी के अंग बराबर हैं, तो जैसा कि हमें गिवन है जैसा कि यहाँ मुझे दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी ई वो सर्वांगसम है ट्रायंगल ए सी डी के, यानी कि जो ए बी भुजा है इसकी वो उसकी ए सी भुजा के बराबर है, और इसकी जो ए ई भुजा है वो उसकी ए डी भुजा के बराबर है, और इसकी जो ई बी भुजा है वो है हमारी सी डी के बराबर, और इसके जो सारे एंगल बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है, होती है सर्वांग वो अगर और क्या बराबर है, एंगल ए बराबर है हमारा एंगल ए के, एंगल ई बराबर है हमारा एंगल डी के, एंगल बी बराबर है हमारा, पूरा नहीं लिख सकते ना, एक मिनट, ऐसे लिखना गलत हो जाएगा, इसको लिखते हैं, मैं इसको लिखता हूँ बी ए ई, एंगल बी ए ई जो बराबर है एंगल सी ए डी के, ठीक है, ये वाला एंगल हो गया, ये इसके बराबर है, और जो ये एंगल ए ई बी बराबर है एंगल ए ई बी जो है ए बी जो वो बराबर होगा ए डी सी के, ठीक है, एंगल ए डी सी के, और एक और एंगल है ए बी ई एंगल ए बी ई, ये हमें सर्वांग समता का मतलब बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने पे इनका रोल है या नहीं मुझे नहीं पता। ए बी ई, ठीक है, और ये इक्वल होगा हमारा ए सी डी के। अब इतनी चीज़ों में दी हुई है, ये क्या, ये सारा हमें दिया हुआ था और मुझे प्रूव करना था, तो ये मैं लूँगा एंगल ए डी ई एंड एंगल ए बी सी में मुझे ये सर्वांगसम सिद्ध करने हैं। तो ए डी ई क्या है हमारा, ए डी और ई जो है, और क्या है ए बी सी और पूरा है, तो देखो दोनों में तुम लोग देख रहे हो कि जो हमारा एंगल ए है वो क्या है कि कॉमन है कि नहीं, दोनों में ये हमें दिया भी हुआ है कि हमारा जो एंगल ए है वो एंगल ए के इक्वल है, क्या ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है और दिया भी है। और एक चीज़ और इस पर इक्वल करो, दूसरी चीज़ जो है कि जैसे भुजा बराबर है मेरी ए बी बराबर है ए सी के, ओ रुको ये हो गया ए बराबर है इसके, और क्या बराबर हो सकता है ज़रा सोचो, और जल्दी सोचो, फटाफट सोचो, 1 मिनट। और क्या बराबर है भाई, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत भुजा बराबर होती हैं, तो अगर दो त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हैं, देखो जी हो गया हमारा, मुझे ये प्रूफ करना था तो ये दिया मैंने, ए बी इक्वल टू ए सी, ये सब बवाल की जगह हम एक शॉर्ट तरीका अपनाते हैं, ठीक है, ये सब हटाओ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस तरह पे, बहुत लंबा।
लंबाई को कम करते हुए ये हम देखते हैं कि जो ए डी ई है, कौन सा ट्रायंगल ए डी ई एंड जो ट्रायंगल है हमारा ए बी सी में, यदि मैं देखूँ तो ए डी ई अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे दिखता है कि ए बी जो भुजा है, कौन सी ए बी, वो हमारी बराबर होगी किसके, ए सी के। ए बी जो होगी बराबर होगी किसके, ए सी के। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो ए बी ई है, ए बी ई है, इसकी ये वाली भुजा उसकी भुजा के बराबर होगी, क्योंकि दोनों सर्वांग थे। यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि सर्वांग सम त्रिभुजों की बात वही है जो मैंने अभी भुजाएं लिखी थी ना, बस वही चीज़ है। सर्वांग सम उस पर लंबा हो रहा था। सर्वांग सम त्रिभुजों की जो है संगत भुजाएं क्या होती हैं कि बराबर होती हैं। ये तुम लोग जानते हो हालांकि, ठीक है, बराबर होती है। तो क्या करते हैं हम लोग कि जो ए डी है, ए डी भी होगी, मैंने लिखी थी ना अभी, मैंने ए डी बराबर लिखी थी किसके, ए ई के। लिखा था कि नहीं वहाँ पर, वो गलत नहीं है, उसको मत मिटाना, ठीक है, मैंने मिटा दिया गलती से, लेकिन उसको तो अपना लिखे रहना, फिर उसके नीचे इसको लिखना, ठीक है। तो चाहे यहाँ पर लिख लो कि जो हमारा ए बी है वो बराबर दिया है ए सी के, और जो ए डी बराबर दिया है ए ई के, ठीक है। और एक एंगल हमारा दोनों में कॉमन है ही था, जो मैंने एंगल लिखा था, एंगल ए इक्वल था हमारा एंगल ए की, ये जो हमारा कॉमन एंगल था कि नहीं, ठीक है। तो अगर मैं एक और दो से क्या करूँ, इनको डिवाइड कर दूँ, ए बी बटा कर दूँ मैं ए डी को, और ए सी से बटा कर दूँ ए ई को, कर सकता हूँ ना, क्या दिक्कत। आप कहोगे सर आप बराबर कैसे कर सकते हो, अरे यार समझ नहीं रहे हो। ए बी बराबर दिया हुआ मुझे ए सी के, इंटू 1 होगा, तो ये होगा ए बी बाई ए सी इक्वल टू 1। और इसी प्रकार ये दिया हुआ है ए डी इक्वल टू ए ही दिया हुआ है, तो इसके साथ भी 1 का मल्टीप्लाई होता है, तो ये जगह हमारा ए डी बाई ए ई इक्वल टू 1। अब इससे कंपेयर करो, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए बी बाई ए सी इक्वल टू ए डी बाई ए ई। अब इसको तेरे गुणा कर सकता हूँ कि ए बी बटे ए डी इक्वल टू, ये यहाँ पर ए है ना, ए ई है अपॉन ए सी बटा ए ई, यही तो मैंने लिखा है। जो चीज़ ये करने के बाद आई वो मैंने सीधे लिख दिया डायरेक्ट। अब बात क्लियर है ना कि ये मतलब ये सर ने कैसे निकाल दिया, ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब यदि एक एंगल बराबर होता है और दो भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो देखो तब क्या होगा कि ट्रायंगल ए डी ई जो होगा वो समरूप होगा हमारा ट्रायंगल ए बी सी के, क्योंकि यूजिंग थ्योरम 6.5 समरूपता होगी उस पर एस ए एस समरूपता, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं। ये सवाल का पार्ट नहीं है, ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये मैंने समझाने के लिए बताया कि ये कैसे आ गया, ठीक है। वैसे तुम लोग सीधे भाग दे दो, ए बी बाई ए डी ए सी बाई ए, फटाफट आ जाएगा, ठीक है। यदि ऐसा निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत इस पर, कोई दिक्कत तुम लोगों को, किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, है नहीं है कि है नहीं, नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। और अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको मिटाएं, चलो मिटाते हैं, हो गया। अब जो है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, इसको ज़रा नीले से करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो बोल रहा है, ये बोल रहा है हमें इसमें आकृति दी हुई है 6.38। आकृति तुम अपना देख लेना, एनसीईआरटी पे है, 6.38 दी हुई है हमें आकृति, ठीक है। आकृति में बनाने का प्रयत्न करूँगा, जो भी मुझसे बनेगा वो कुछ ऐसी है।
ऐसी आकृति है, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा कुछ है, ठीक है। फिर इसे माना गया है ए, इसे माना गया है बी और ये हमारा है सी, ठीक है। और ये हमारा ई और ये क्या है हमारा डी, दिस इज पी, ठीक है। अब हमें कुछ दिया हुआ है, जो हमें गिवन है वो क्या है कि ट्रायंगल ABC में AD और CE क्या है, परस्पर मतलब शीर्षलंब है। कि त्रिभुज जो है AB कौन सा है, ABC के शीर्षलंब जो है, इस पर लिखा हुआ फटाफट लिख देना है बस। शीर्षलंब जो है AD और CE, AD और CE जो है कि परस्पर P पर प्रतिच्छेद करते हैं, परस्पर P पर काटते हैं, ठीक है। एक दूसरे को P पर काटते हैं, वो फिगर से दिख भी रहा है। और शीर्षलंब है, इसका मतलब ये है कि एंगल जो है CEB जो है और एंगल ADB वो दोनों 90 डिग्री के हैं। बस शीर्षलंब का मतलब यही होता है, ठीक है। अब हमें कुछ सिद्ध करना है, हिंदी से लिखता हूँ। अब जो है कि हमें जो सिद्ध करना है वो देखते हैं, क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए 3-4 पॉइंट हैं। पहले लिखते हैं पहला पॉइंट, सिद्ध करना है एंगल AEP सर्वांगसम एंगल CDP इसको ऐसा करते हैं, जब हमारी उत्पत्ति स्टार्ट हो रही है तो लिखता हूँ मैं कि ट्रायंगल AEP और ट्रायंगल CDP में मैं देखता हूँ। अब तुम देखो AEP कहाँ है, AEP जो ये वाला ट्रायंगल है, कौन सा, ये वाला AEP जो ट्रायंगल है वो किसके है, CDP के, ये जैसे CDP के। तो ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर होगा सीसा विमुख कोण से, होगा कि नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एंगल APE बराबर होगा एंगल CPD के। कौन से कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण है, बताए थे ना मैंने, शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और एक इनमें खास बात ये है कि जो इनका ये वाला एंगल है अंदर का और ये अंदर का, ये भी इक्वल होंगे क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल जो होगा AEP बराबर होगा एंगल हमारा किसके, CDP के। ये क्या है कि 90 डिग्री है। तो अतः मैं लिख दूंगा फटाफट, क्या दिक्कत है, क्या लिख दूंगा कि जो ट्रायंगल है AEP है वो समरूप है ट्रायंगल CDP के। कैसे, कोण कोण समरूपता से, AA से हो गया। अब दूसरी जो चीज़ है वो मैं प्रूफ करनी है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। वो प्रूफ करनी है कि ट्रायंगल ABD समरूप ट्रायंगल CBE, ADB यानी ये वाला ट्रायंगल और CBE ये वाला ट्रायंगल। तो इस पे तुम ये देखोगे कि जो एंगल B है ये दोनों में कॉमन है। तो यदि मैं लिखूं कि त्रिभुज ABD एंड त्रिभुज CBE में यदि मैं देखता हूँ, ठीक है, जिस पे मैं देखूं तो हमारा जो एंगल है ना, कौन सा, DBA, कौन सा, DBA, और एक एंगल है CBE, ये क्या है, हमारे कॉमन एंगल है, क्या है, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये बराबर होगा। और एक एंगल है हमारा एंगल ADB, ये बराबर होगा एंगल CEB के। ये क्या है, 90 डिग्री है। इसकी बात कर रहा है ADB की और CBE की बात कर रहा है। तो दोनों में ये एंगल तो आ रहा है, यानी कि DBA कौन सा आ रहा है, DBA आएगा और एक बार आएगा CBE आएगा। तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि B दोनों में कॉमन है। और जो होगा CEB जो होगा, CEB ये 90 होगा और ADB होगा वो 90 होगा, तो दो कोण 90 हो गए।
तो अतः फटाफट इसको भी लिख सकते हो क्या कि ट्रायंगल ए बी डी समरूप ट्रायंगल सी बी ई कैसे, बाई ए समरूपता से। किससे? ए समरूपता से। ओके, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात, एकदम सिंपल। अब देखो बात आ रही है किसके ऊपर, तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। इसी का जो तीसरा है वो मुझे प्रूफ करना है क्या कि ट्रायंगल ए ई पी इज समरूप टू ट्रायंगल ए डी बी। किसके? ए ई पी ये समरूप करना है ए डी बी के। अब ज़रा समझो, अगर तुम्हारी इमेजिनेशन पावर फास्ट है तो ज़रा सोचो कि जो ए ई पी है, ये जो ट्रायंगल है, और जो ट्रायंगल ए डी बी है, इसमें ये वाला कॉमन है कि नहीं? दोनों में आता है कि नहीं? आता है ना। तो लिखो त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में, किस पे? ए ई पी और ए डी बी में अगर मैं देखूं तो मुझे मिलेगा क्या कि जो पी ए ई है हमारा, पी ए ई है वो बराबर होगा डी ए बी के। ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन है। वो क्या है? कॉमन है भाई। और इसका 90 उसका 90 बराबर होगा। एंगल ऑफ ए ई पी बराबर होगा एंगल ऑफ ए डी बी के, 90 डिग्री है। बस यार, दोनों प्रूफ हो गए। इसका ये वाला 90, उसका वो वाला 90। ठीक है, तो ट्रायंगल ए ई पी होगा समरूप होगा ट्रायंगल ए डी बी के। कैसे? कोण समरूपता से। ठीक, कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये छोटा वाला ट्रायंगल था और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल था, तो ये वाला दोनों में कॉमन था, तो कोण लिखना तुम लोग जानते हो ना कि पी ए ई हो गया छोटे वाले का और डी ए बी हो गया बड़े वाले का, दोनों इक्वल हो गए। और ये 90 है, वो 90 है। ए ई पी ये 90 डिग्री का है और ए डी बी वो 90 डिग्री का है, तो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जो फोर्थ चीज़ जो मुझे प्रूफ करनी है वो है कि ट्रायंगल पी डी सी समरूप ट्रायंगल बी ई सी। पी डी सी कहाँ है? बस सेम टाइम पी डी सी, ये जो छोटा वाला है ये प्रूफ करना है बी ई सी के। बी ई सी ये देखो, तो ये छोटा वाला ना ट्रायंगल, ये वाला, ये प्रूफ करना है इसके बराबर बी ई सी के। इसके और इसके, ये जो ये है ना, जो छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है, इसको चेक करना है। तो मैं लिखूँगा ट्रायंगल पी डी सी और ट्रायंगल बी ई सी में। किसमें? पी डी सी और ट्रायंगल बी ई सी में मैं चेक करूँगा। तो फटाफट तुम ये चीज़ गौर करो कि जो ये है, तो जो एंगल है हमारा कौन सा, पी सी डी, ये बराबर होगा हमारा एंगल ई सी डी के, क्योंकि ये भाई दोनों में कॉमन है। क्या है? दोनों में कॉमन है। कैसे कॉमन है बता रहा हूँ। देखो कॉमन ऐसे है कि जो पी सी डी है, पी सी डी यानी कि जो ये वाला एंगल है, और जो ई सी बी है, ई सी बी है, ये ई सी बी है, ये भी इस पर कॉमन है। ठीक है, अब सेकंड चीज़, इसका ये 90 डिग्री है और इसका ये 90 डिग्री है। बस एंगल लिखना भराना चाहिए। एंगल जो है कौन सा, पी डी सी इक्वल टू होगा एंगल सी ई बी, ये कितना होगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि पी डी सी ये वाला 90 होगा और ये वाला 90 होगा, क्योंकि हमें छोटा वाला और ये वाला लेना है, वो ऊपर बोल ही रहा है। बस थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर जो है ना, अपनी रेखाओं की जो गणित होती है वो इमेजिनेशन पावर पर ज़्यादा टिकती है। ठीक है, तो वो एकदम, तो इसका जो डायग्राम है ना तुम्हारे एकदम ब्रेन में घूमना चाहिए कि ये पीडीसी है, ये फटाफट, ये कोई भी हो एकदम फटाफट घूमना चाहिए। तो दो कोण बराबर हो गए, तो लिख सकते हो तुम ट्रायंगल पी डी सी इज समरूप टू ट्रायंगल बी ई सी बाई किससे, ए समरूपता से। ठीक है, हो गया प्रूफ। क्या किसी भी छात्र को किसी इस पे कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अगर नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो वीडियो पीछे करो और फटाफट इसको देखो, दोबारा देखो, समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, हो गया। चलो बीच बीच में टाइम देता हूँ तुम लोगों को
कि नोट कर लो इतने में मैं पिक्चर क्वालिटी भी देख लेता हूँ, ठीक है। कहीं कैमरा ब्लर तो नहीं आ रहा, फालतू में चला रहा हूँ और पता चले कि वो तुम लोगों को दिख ही नहीं रहा। अब यदि 7वां हो गया, आप देखते हैं 8वें की तरफ, बढ़ते हैं एकदम बुलंद हौसले के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वो बोल रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD। कौन सा समांतर चतुर्भुज? मेरे ख्याल से क्लास 8 में जिसने मैथ से पढ़ी होगी तो इसका शायद एक चैप्टर है पूरा का पूरा, वेरी क्लियर चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है और इसके टर्म्स यूज भी होंगे इस पर। ये क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज है, ये बोल रहा है ABCD। कौन सी? ABCD। फिर क्या बोल रहा है वो? फिर उसने बोला है कि बोल रहा है कि AD पर स्थित E एक बिंदु है, AD पर एक पॉइंट कौन सा है हमारा? मान लेता हूँ मैं E एक पॉइंट, क्या E एक पॉइंट है, ठीक है। E एक पॉइंट है तथा BE भुजा, BE भुजा, यहाँ पर मान लो कोई E पॉइंट होगा, यहाँ पर क्या होगा? BE भुजा मिला वैसे पहले, जो हमारी BE भुजा है, ये जो हमारी BE भुजा है, ये कहाँ पर कौन से पॉइंट पे कट कर रही है? ये दिया हुआ है इस पे F पर कट करती है, F पर, ठीक है। बस इतना फिगर दिया हुआ है, दिया क्या है सारा चित्रानुसार है। ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, बाकी सब कुछ चित्रानुसार है, ठीक है। क्या है? चित्रानुसार है, सब कुछ चित्रानुसार है, जो भी चित्र में है उसी के अनुसार दिया हुआ है। फिर हमें सब कुछ सिद्ध करना है इस पर। अब मुझे सिद्ध क्या करना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सिद्ध क्या करना है मुझे? ट्रायंगल ABE इज समरूप टू ट्रायंगल CFB। कौन सा? ABE। जरा गौर से देखो, ABE दिस इज बिग ट्रायंगल, ABE और एंड CFB। कौन सा? CFB छोटा ट्रायंगल। कुछ नहीं, थोड़ी इसमें कुछ यूज होगा, चलो देखते हैं कैसे होता है ये। तो हम ले लेते हैं कौन कौन सा कि ट्रायंगल ABE और दूसरा मैं लेता हूँ ट्रायंगल CFB में ही कुछ कुछ करते हैं। कुछ कुछ क्या करेंगे हम कि देखो, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो जो कोण ये है ये इसके बराबर होगा। ये तुम फटाफट नोट करो पहले। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं के जो है समांतर चतुर्भुज की जो है कि सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं जो है कि बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? कि बराबर होती हैं, ठीक है। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। यानी कि यहाँ से मुझे पता चला कि जो कोण ए है वो बराबर होगा कोण सी की हमारे। अब इसको मैं EAB और FCB भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ इसको एंगल EAB यानी कि ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल FCB के इक्वल। बात देखिए, तुम लोग समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक काम करो, इसे मान लो एंगल 1, इसे मान लो एंगल 2, बस झंझट ही खत्म। फटाफट लिख दो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे? इसका यूज करके, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम? और एक चीज़ अगर तुम लोग गौर से कुछ देखो, क्या देख रहे हो? शायद मुझे दिख रहा है कि जो है ये दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं, समांतर चतुर्भुज पे। और ये जो है ये कोण इसके बराबर होगा किसके? एकांतर कोण से। इसे मैं मान लेता हूँ कोण 3, इसे मान लेते हैं कोण 4। इस तरह कोण मान लेने पे क्या होता है? सहूलियत होती है, अगर कोण लिखने पे दिक्कत नहीं होती, ठीक है।
तो जो कोण 3 है वो बराबर होगा हमारा कोण 4 के। कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, शायद ऐसा ही होगा। तो बस फिर मैं लिख सकता हूँ कि अतः ट्रायंगल ए बी ई जो है वो समरूप है ट्रायंगल सी एफ बी के, कैसे? ए समरूपता से। ये जो कैसे बराबर है, ये एकांतर कोण है। क्या है कि एकांतर कोण है, ठीक है कि नहीं? तो ये जो है हमारा एकांतर कोण है और इसीलिए तो मैं एक साइड हो जाऊं, फटाफट इसको नोट कर लो। हो गया नोट? हो गया? अगर हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे चलते हैं। हो गया, आगे चलें। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। वो भी कुछ कहने का क्या है, इच्छुक है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कुछ कहने का इच्छुक है भाई, उसको भी क्या लेने देते हैं। वो बोल रहा है कि जो 6 पॉइंट वो है 6.39 आकृति दी हुई है, कौन सी दी हुई है? 6.39। देखो कुछ ऐसा है कि एक ऐसा है और एक ऐसा बना हुआ है जी, और एक ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये 90 का है, ये 90 का है, ठीक है। इसे उन्होंने माना है ए, ये दिस इज बी, दिस इज पी, दिस इज सी, दिस इज एम, ये माना है, ठीक है। अब ये तो समकोण त्रिभुज है, इसमें दिया है हमें, क्या दिया है? जो दिया है मुझे वो इन्होंने ये दिया है कि ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। ए बी सी ये दिस इज सी, ठीक है। ए बी सी एंड ए एम पी जो है कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज हैं, ओके। जिनका जो एंगल बी और एम क्या है, समकोण है। बी एंड एम क्या है कि समकोण है, ठीक है। ये हमें दे रखा है, ओके। फिर हमें कुछ सिद्ध करना है इस पे। अब हमें सिद्ध क्या करना है, वो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप ट्रायंगल ए एम पी। कुछ और भी करना है लेकिन उसको बाद में करेंगे, ठीक है। सेकेंड में ये सिद्ध करना है मुझे कि सी ए बाई पी ए इक्वल टू बी सी बाई एम पी, ये सिद्ध करना है, ठीक है। ये बात की बात है, पहले उसको सिद्ध करते हैं। ये दिया है, उत्पत्ति की तरफ चलते हैं फटाफट। ये दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी और मैं लेता हूँ ट्रायंगल ए एम पी को, ठीक है। ये जो यानी कि जो ट्रायंगल समरूप सिद्ध करने होते हैं, छेड़खाने उन्हीं पे करते हैं, ठीक है। तो यदि इनको समरूप सिद्ध करना है तो ज़रा गौर समझो, ए बी सी क्या है, ए बी सी। तो ये जो कोण है, और क्या है कि दूसरा कौन है, ए एम पी। ए बी सी और ए एम पी में ये क्या है, कॉमन है कि नहीं? तो ए बी सी पे कौन सा होगा जी? ये होगा कोण बी ए सी बराबर होगा कोण किसके, एम ए पी के। ये क्या है, कॉमन है सब में, उभयनिष्ठ कोण है। क्या ये उभयनिष्ठ है, या फिर इसको कोण ए बराबर कोण ए भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने मतलब ट्रायंगल जैसे मैंने ले लिया केवल ए बी सी लिया, तो इस पे हो गया बी ए सी हो गया, और इस पर यदि मैंने ए एम पी लिया तो एम ए पी हो गया। तो ये मैंने बराबर कर दिए। और ये तो हमें पता है कि जो एंगल है ए बी सी इक्वल टू एंगल जो है ए एम पी, ये क्या है, 90 डिग्री है, ये हमें दिया हुआ है। तो बस सिद्ध हो गया भाई। तो अतः मैं लिख सकता हूँ कि जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये समरूप होगा ट्रायंगल हमारे ए एम पी के। कैसे होगा ये, कोण समरूपता से, ठीक है, ओके। कोण समरूपता से होगा। अब दूसरी चीज़ क्या है, हमें सिद्ध करना है सी ए बाई पी ए, सी ए बाई पी ए,
सी ए जो है इसकी भुजा अपॉन इसकी भुजा इक्वल होगा बी सी अपॉन एम पी। ये इसलिए इक्वल होगा क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो जो तुम्हें दिख रहा होगा सी ए जो है वो ए बी की अनुपातिक भुजा है, और जो बी सी है हमारा, बी सी है देखो ये मतलब लंबवत वाली है, तो एम पी भी लंबवत वाली है, ठीक है। और ये जिस पर लंब है वो वाली भुजा है ए सी, तो ये भी ए पी जिस पर लंब है वो वाली भुजा है, तो इसलिए इसको लिख दिया। तुम लिख सकते हो कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होती है। बस और कुछ इसमें प्रूफ नहीं करना, नोट करो फटाफट। हो गया नोट? हो गया, चलो आगे बढ़े। इसको मिटा दूं? अब हो गया तो मिटाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, सब होता रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 जो है वो क्या बोल रहा है, इस पर कोई चित्र नहीं दिया हुआ, इस पर केवल हमें बनाना है। ये बोल रहा है कि सी डी और जी एच, ये क्या बोला, सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई एफ जी के ऐसे समद्विभाजक हैं कि डी और एच क्रमशः ट्रायंगल ए बी सी, और देखो एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, कौन सा है? ए बी सी। और एक ट्रायंगल है हमारा इसमें दिया हुआ है एफ ई जी, एफ ई एंड जी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यानी कि सी डी, यहाँ पर कोई सी डी होगा ऐसे, यानी सी डी नहीं, जो सी डी है वो कौन सी भुजा पर है? सी डी जो है वो कोण कौन सा है? ए सी बी, ए सी बी, तो यानी कि डी कहीं यहाँ पर है, तो यानी कि इसको क्या करता है, ये बराबर भागों में बांटता है ये, ठीक है। बोल रहा है कि जो मतलब सी डी है वो एंगल ए सी बी का समद्विभाजक है, तो एंगल ए सी बी हमारा ये हुआ, और डी यानी कि कुछ ऐसा होगा तो सी डी हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि जो एच है, एच जो कौन सा एंगल का, एफ नहीं ई जी एफ, ई जी एफ, हाँ, ये वाले एंगल का कौन समद्विभाजक है? ये क्या नाम है इसका? एच। एच क्या है कि इसका समद्विभाजक, यानी कि दोनों एंगल इक्वल है। तो बस हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, देखो दिया क्या है, सब कुछ चित्रानुसार दिया हुआ है, ठीक है, बस यही दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि जो समद्विभाजक है, देखो तो जो एंगल होगा हमारा ए सी डी होगा वो बराबर होगा एंगल डी सी बी के, कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और जो एंगल है हमारा एफ जी एच वो बराबर होगा एच जी ई के, ये हमें दिया होगा मान लो। अब हमें जो सिद्ध करना है वो क्या करना है, जो सिद्ध करना है हमें उस पर हमें 3-4 चीज़ें सिद्ध करनी है। पहली जो है सी डी बाई जी एच इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। जो दूसरी चीज़ जो सिद्ध करनी है वो है ट्रायंगल डी सी बी इच समरूप ट्रायंगल एच जी ई। तीसरी बात जो है वो सिद्ध करनी है वो है ट्रायंगल डी सी ए इच समरूप ट्रायंगल एच जी एफ। ये तीनों बातें हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो अगर गौर से समझें तो कि क्या करेंगे कि हम देखो पहले इसको सिद्ध करने के बजाय जो हमारा ट्रायंगल है कौन सा, ये क्या दिया हुआ है यार,
यानी कि ए सी डी कहीं है, ए सी डी एंड एफ जी एच। पहले इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है, इसको सिद्ध करते हैं, थोड़ी सफलता मिलेगी, सहायता मिलेगी। जो क्या है, डी सी ए है, डी सी ए ऊपर वाला ट्रायंगल जो ये है ना, ज़रा गौर से समझना, जो हमारा डी सी ए जो है वो एच जी ई की प्रूफ करना है, किसके, एच जी एफ के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ये जो है कुछ और दिया है ना, रुको रुको, तो एक चीज़ और दी है यार, ये दिया है हमें कि जो ट्रायंगल है वो ए बी सी क्या है, समरूप है ट्रायंगल एफ ई जी के, ये दिया हुआ है भाई। तो यानी कि जो ये ट्रायंगल पूरा इसके समरूप है, अगर समरूप है इसका मतलब होता है एंगल ए बराबर होगा एंगल एफ के, सारे एंगल बराबर होते हैं समरूपता में, और जो एंगल बी होगा बराबर होगा एंगल ई के, एंगल सी बराबर होगा एंगल जी के। बात समझ में नहीं, अगर समरूप दिए हैं दोनों त्रिभुज एक दूसरे के तो सारे एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। और देखो डी सी इसको आधे भाग में बांट रहा है, 20 से तोड़ दे रहा है, और इसको एच 20 से तोड़ दे रहा है, तो ये हो सकता है ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर होंगे, अभी आगे देखो देखते हैं क्या होता है। तो एंगल ए जो है वो बराबर होगा हमारा एंगल एफ के, क्योंकि हमें ऊपर वाले ट्रायंगल ले रहे हैं दोनों, इस पे ए हो गया हमारा एफ के बराबर हो गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जो एंगल बी है वो इक्वल है ई के, और एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल ई के, ये बराबर है इसके, ज़रा समझो पहले। और फिर क्या है कि एंगल ए सी बी जो है वो बराबर है एंगल एफ जी ई के, ठीक है। एफ जी ई की बात वही जो मैंने यहाँ लिखी वो उसने यहाँ लिख दी, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बोल रहा है कि तो और जो एंगल डी सी बी है, डी सी बी है, जो एंगल जो डी सी बी है हमारा वो बराबर होगा एंगल एच जी ई के, है कि नहीं। अभी बेसिक चीज़ें हम लिख रहे हैं, अभी उस पर कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसको मैं मानता हूँ समीकरण नंबर 1, इसको मानता हूँ समीकरण नंबर 2, इनको चाहो तुम मिटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं इसकी। ए बराबर है इसके, और जो ए सी डी सी बी जो है डी सी बी बराबर है इसके, तो डी सी बी नहीं, एंगल डी सी ए होना चाहिए, ये बराबर होगा एंगल एच जी एफ के। देखो ये इसके बराबर होगा, और सी जो है जी के बराबर हमें दिया हुआ है, पहले से इस पे दिया हुआ है, सी बराबर है जी के। अब इसको 20 से तोड़ा गया है, इसको भी 20 से तोड़ा गया है, तो 20 से तोड़ा गया है तो दोनों को बराबर ही तो तोड़ा गया होगा ना, तो ये होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ अतः ट्रायंगल जो है डी सी ए सर्वसम यानी कि समरूप टू एच जी एफ के बाई ए समरूपता से, ठीक है, यानी कि कोण कोण से, दो कोण बराबर हो गए। अब तुम्हें पता होगा कि अगर जब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं कि नहीं होती। अब जब ये दोनों जो ट्रायंगल हमारे समरूप प्रूफ हो गए, तो अगर मैं इनकी भुजा ले लूँ, एक भुजा इसकी सी डी हो जाए और उसकी भुजा हो जाए जी एच, ठीक है, और बराबर इसकी भुजा हो गई एक ए सी और एक भुजा हो गई इसकी एफ जी, तो ये भी प्रूफ हो गया, क्योंकि संगत भुजाएं हैं, सी डी की संगत भुजा जी एच और ए सी की संगत भुजा एफ जी, तो ये हमारा सेकंड वाला सिद्ध हो गया। इसलिए मैं बोल रहा था कि पहले एंड से करते, ठीक है, नहीं तो अगर फर्स्ट अगर इससे करते तो ये बवाल जो है वो यहाँ पर लिख देते, फिर बाद में ये लिखते, ठीक है। तो वैसे मैंने तीसरा किया, तो ये जो हमारा समरूप सिद्ध कर दिया दोनों ट्रायंगलों को। तुम ये देख लिया करो कि भुजाएं कौन सी आ रही हैं, सी डी जी एच आ रही थी, सी डी और ए सी, सी डी और ए सी आ रहे हैं, तो ट्रायंगल ऊपर वाले ही होंगे, ठीक है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमें ऊपर वाले ट्रायंगलों को समरूप सिद्ध करना होगा, और समरूप सिद्ध कर दिया हमने थर्ड पे भी करना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ओनली सेकंड को कर लेते हैं, ये हो गया, जी हो गया, अब बचा ओनली सेकंड बचा ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई में, ठीक है, डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई। तो डी सी बी क्या है, डी सी बी
इसमें क्या है भाई, इस पे जो बी है वो ई के बराबर है, एंगल जो है हमारा बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है कि नहीं, ये वाला जो बी है वो ई के बराबर है, और ये आधा है तो उसके भी आधा के बराबर होगा ही। एंगल डी सी बी इक्वल होगा एंगल एच जी ई के। बस कोई बात नहीं भाई, लिख दो, अतः ट्रायंगल डी सी बी समरूप टू ट्रायंगल एच जी ई, कैसे बाई ये समरूपता। बस प्रॉब्लम खत्म है यार। अगर तुमने इस सर्वांग जो समरूप दिया हुआ, अगर इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना, समझ रहे हो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको एकदम एक्यूरेट बीच से वो डिवाइड कर रहा है, तो जो ये होगा वो ये होगा, तो जब दोनों को बराबर पूरा बराबर है तो आधे आधे भी बराबर होंगे ना, ये ठीक है, बात समझ में आई ना, बस वही है। तो बस हो तो क्या जा रही है। अब बचा क्वेश्चन नंबर 11 12 है। अब कितने बचे हैं, 11 12 13 14 15 16, 6 बचे हुए हैं। तो चाहो तो 6 को अगले लेक्चर पे डिस्कस कर लें क्या, नहीं तो 1 घंटे का लगभग लगभग हो गया होगा वैसे भी ये, अब इतना बड़ा हो गया है, तुम लोगों के लिए भी बोरिंग होगा नहीं। तो चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर पे, और इसी जोश और इसी उत्साह के साथ आप लोग पढ़ते रहिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत आए तो हमसे पूछिएगा, ठीक है।